बच्चों, मैं पुनर्जागरण और आधुनिक युग का प्रारंभ चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रही हूँ। पहले मैं आपको इसके कारण और विशेषताएं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है इसका पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में ही क्यों हुआ, मतलब ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण इसका प्रारंभ इटली में हुआ। तो कहा जाता है कि इटली की भौगोलिक अनुकूलता के कारण इसका प्रारंभ इटली में ही हुआ। भौगोलिक दृष्टि से इटली को यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अनेक लाभ थे। भौगोलिक निकटता की सुविधा कारण इटली पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख मध्यस्थ केंद्र बन गया था। आर्थिक नवीन सामाजिक पहला जाम इटली के व्यापारियों ने किया था। मतलब कहा जाता है कि इटली की जो भौगोलिक स्थिति थी उसके कारण इटली में पहले पुनर्जागरण हुआ। पूर्वी देशों से आने वाले नवीन विचारों को भी सर्वप्रथम इटली में ही स्वीकार किया गया। धर्म युद्धों में लौटने वाले यूरोपवासी सबसे पहले इटली के नगरों में रुकते थे। 1453 ईस्वी में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार तो कर लिया तो वहां से भागने वाले बहुत से यूनानी और लेखकों कलाकारों ने भौगोलिक निकटता के कारण इटली के नगरों में शरण ली। मतलब ये कहा जाता है कि इटली की जो भौगोलिक स्थिति थी उसके कारण यहाँ पे सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। और 1453 में जब यहाँ से तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करे तो वहाँ से भागने वाले यूनानी लेखकों ने कहाँ शरण ली, इटली में शरण ली। तो इटली में जाकर उन्होंने पुनर्जागरण की भावना को प्रेरणा प्रदान की। पुनर्जागरण के लेखकों ने मुख्य प्रेरणा प्राचीन यूनानी संस्कृति से ग्रहण की और इटली के नगर यूनानी संस्कृति के बचे अवशेषों के निकटतम थे। मतलब यूनानी जो अवशेषों के निकटतम थे वहाँ से जब वे भाग कर आए कुस्तुनतुनिया पर लेखक और कलाकार तो उन्होंने वहाँ पर अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इटली यूरोप में अपनी भौगोलिक विशेषता के कारण पुनर्जागरण के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का आधार बिंदु बन गया। लेकिन सिर्फ भौगोलिक अनुकूलता ने इटली को पुनर्जागरण का दूत नहीं बनाया। इटली की जो सांस्कृतिक विशेषता, उसकी आर्थिक समृद्धि, उसका सामाजिक जीवन, इटली के नगर राज्य भी इसके प्रमुख कारक तत्व रहे। मतलब केवल भौगोलिक विशेषता को नहीं मान सकते क्योंकि इसकी सामाजिक जीवन की विशिष्ट रचनाएं, सांस्कृतिक विशेषता, आर्थिक समृद्धि, ये सभी के कारण इसमें सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। इटली की सांस्कृतिक विशेषता, तो पुनर्जागरण युग के लेखकों और कलाकारों ने प्राचीन युग यूनान की संस्कृति के साथ प्राचीन रोम की संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण की। मतलब क्या क्या उन्होंने प्राचीन रोम की संस्कृति से प्रेरणा में। इटली स्वयं प्राचीन रोमन संस्कृति की जन्मभूमि केंद्र बिंदु था। अतः पुनर्जागरण अंकुरित होने के लिए इस विशिष्ट सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण इटली की भूमि पर अत्यधिक पुनर्जागरण की भावनाएं पनपी। मैजेनिस एम एप्पल के शब्दों में इटली में प्राचीन सभ्यता का कभी भी पूर्ण विनाश नहीं हुआ। मठों में बहुत सारा लातीनी साहित्य छिपा पड़ा था और प्राचीन रोमन के बहुत से महत्वपूर्ण अब भी खड़े थे। मतलब कहा जाता है कि इटली के में प्राचीन सभ्यता का विनाश नहीं हुआ था और इसी कारण पुनर्जागरण का यहाँ शुरुआत पहले हुआ। इटली ईसाई जगत का केंद्र भी था क्योंकि वहाँ रोम में पोप का निवास एवं साम्राज्य था। पुनर्जागरण की भावना की उदय दृष्टि से एक प्रतिगामी स्थिति थी, लेकिन इसका सांस्कृतिक लाभ इटली को एक अन्य दृष्टि से मिला। कुछ पोप इतने कट्टर नहीं थे, उन्होंने साहित्य विकास में अभिरुचि प्रदर्शित की। पोप निकोलस पंचम 1447 से 1455 ने वेटिकन में एक पुस्तकालय की स्थापना की और संत पीटर का गिरजाघर बनवाया। मतलब कहा जाता है कि वो पोप इतने कट्टर नहीं थे। पोप निकोलस पंचम ने क्या किया, वेटिकन में एक पुस्तकालय की स्थापना की और संत पीटर के गिरजाघर का निर्माण करवाया। इटली की आर्थिक समृद्धि, पूर्वी देशों एवं यूरोप के मध्य होने वाले प्रचुर व्यापार का मुख्य मध्यवर्ती केंद्र होने का इटली में आर्थिक समृद्धि एवं संपन्नता का आगमन था। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत पहले हुआ। यह आर्थिक समृद्धि इटली में पुनर्जागरण की भावना के लिए महत्वपूर्ण सहायक रही। तो इटली में एक नव धनाढ्य वर्ग उत्पन्न हुआ जो अपने आर्थिक संपन्नता के बलबूते पर स्वतंत्र जीवन शैली का अनुगामी हो गया था। उसने चर्च के एकाधिकार को चुनौती डाली। एक नवीन वर्ग का उदय हुआ जिसे नव धनाढ्य वर्ग की संज्ञा दी गई। मानववादी कलाकारों एवं साहित्यकारों को बड़ा उदार संरक्षण प्रदान किया। मानववाद का संबंध मानव के प्रत्यक्ष लौकिक एवं भौतिक उत्कर्ष थे। मतलब मानववाद का मतलब है कि प्रत्यक्ष रूप से मानव का कैसे उत्कर्ष किया जाए, ये उसकी प्रेरणा थी। दूसरी दृष्टि से मानववाद चर्च के आधिपत्य को एक चुनौती थी। इटली का नव समृद्ध धर्म वर्ग धर्माधिकारी को नियंत्रण को स्वीकार करने की मनस्थिति में था। फ्लोरेंजो मैग्निफिसेंट, भव्य शानदार फ्लोरेंस का सबसे धनी व्यापारी था। वह इटली के नव अभिजात वर्ग की भावनाओं आकांक्षाओं का सबसे जीवंत क्रियाशील प्रतिनिधि था। उसने उस समय के अनेक महत्वपूर्ण कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। कौन था? लोरेंजो।
एक फ्लोरेंस का सबसे धनी व्यापारी था और इसने अनेक महत्वपूर्ण कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। व्यापारिक समृद्धि के कारण इटली में नगरों का विकास तेजी से हुआ, जैसे फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, नेपल्स। मतलब ये नए नगरों का विकास तेजी से हुआ। ये नगर पुनर्जागरण की युग की नव सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए थे। पुनर्जागरण युग में इटली का सबसे समृद्ध एवं तेजी से विकसित होने वाला नगर कौन सा था? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस की प्रगति 3 क्षेत्रों पर आधारित थी: बैंकिंग, वाणिज्य और उद्योग। मतलब 3 किस पे आधारित थी? और उल्लेखनीय है कि फ्लोरेंस में ज़्यादा इसलिए पुनर्जागरण की भावना उत्पन्न हुई क्योंकि अनेक कलाकार लेखक फ्लोरेंस नगर से जुड़े हुए थे, जैसे लियोनार्डो, माइकल एंजिलो, दांते, पेट्रार्क, बोकासियो, मैकियावेली आदि। इटली की विशेष सामाजिक स्थिति। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अपनी कुछ विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण इटली में सामाजिक वर्गों का विकास एवं अलग तरीके से हुआ, जिसके कारण इटली में सामंतवादी व्यवस्था कभी मजबूत नहीं हो पाई। मतलब इटली में सामंतवादी व्यवस्था कभी मजबूत नहीं हो पाई, इसी कारण इटली में पुनर्जागरण की भावना को ज़्यादा बल मिला। इटली के सामाजिक जीवन में विभिन्न वर्ग के मध्य अलगाव की रेखाएं कट्टरता से नहीं खींची, बल्कि एक स्वस्थ नागरिक चेतना के स्वस्थ नागरिक चेतना के रूप में रहते थे। इटली में पुनर्जागरण के उदय की विकास के परिणाम विषम सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिरोध न अधिक है जितना कि यूरोप के अन्य नगरों में हुआ। इटली के नगर राज्य। इटली के कुछ नगर जैसे फ्लोरेंस और वेनिस स्वतंत्र नगर राज्य के रूप में विकसित हुए। उनमें जनतंत्रवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ और यही कारण रहा कि इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण। तो ये मेन कारण, मुख्य कारण मानेंगे, जिनमें इटली की भौगोलिक अनुकूलता, इटली की सांस्कृतिक विशेषता, इटली की आर्थिक समृद्धि, इटली की विशेष सामाजिक स्थिति, इटली के नगर राज्य। तो ये 5 कारण माने जाते हैं इटली में पुनर्जागरण की। तो अब है अपन आगे पढ़ेंगे पुनर्जागरण में किन किन क्षेत्रों में प्रगति हुई। तो सबसे पहले साहित्य में पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण युग में रचे गए साहित्य में क्लासिक साहित्य अर्थात प्राचीन यूनान और रोम के साहित्य की आंतरिक भावना का पुनरुत्थान दिखता है, लेकिन बहुत सी ऐसी नवीन विशेषताएं इस काल में दिखाई देती हैं जो अपने लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और नया संदेश लेकर आती हैं। तो ये नवीन मानववादी चेतना। इस काल में साहित्यकारों कुछ मुख्य चिंता धार्मिक विषयों का प्रतिपादन नहीं है। इस काल की रचनाओं में मानववादी चेतना का स्वर प्रखर दिखाई देता, अर्थात साहित्य में मानव की दैनिक वास्तविक और प्रत्यक्ष अनुभूति, समस्या और आकांक्षा का चित्रण प्रमुख है। पुनर्जागरण युग के साहित्य में 3 नवीन विशेषताएं हैं: मानववादी चेतना, राष्ट्रीय भाषाओं का उत्कर्ष। तो इस काल में साहित्य की मुख्य चिंता धार्मिक विषयों का प्रतिपादन नहीं, इस काल की रचनाओं में मानववादी चेतना का स्वर दिखाई देता है। दूसरा है राष्ट्रीय भाषाओं का उत्कर्ष। तो पुनर्जागरण युग का कुछ साहित्य प्राचीन क्लासिकी भाषाओं लैटिन तथा यूनानी में लिखा गया, लेकिन साहित्य का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंश देशज भाषाओं जैसे इटालियन, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मनी, स्पेनी, पुर्तगाली, डच, नॉर्वेनियन, स्वीडिश आदि में लिखा गया और यह पुनर्जागरण की देन है। तो इस युग में देशज बोलचाल की भाषाओं में विपुल साहित्यिक सर्जन हुआ। कुछ समय बाद इन्हें राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से ये क्या माना जाता है कि साहित्यिक क्षेत्र में किस तरह से पुनर्जागरण हुआ, मानववादी चेतना का विकास हुआ, जो स्थानीय भाषा देशज भाषा थी उनका विकास हुआ, जैसे स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, इन भाषाओं का, नॉर्वेनियन, इन भाषाओं का विकास हुआ। भाषा विज्ञान का अध्ययन एवं विकास। तो पुनर्जागरण काल साहित्य की अन्य विशेषता भाषाओं की रचना विकास के वैज्ञानिक आधारों का अध्ययन है। इस काल में क्लासिकी भाषाओं, यूनानी एवं लैटिन भाषा के भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण रुचि के साथ साथ नई विकसित हुई यूरोप की राष्ट्रीय भाषाओं को भी सुदृढ़ वैज्ञानिक आधारों पर स्थापित करने का प्रयास किया। 16वीं सदी में फ्रेंच, जर्मन, इटालियन अन्य भाषाओं के वैज्ञानिक शब्दकोश तैयार किए। मतलब कहते भाषाओं का भी विकास हुआ इस काल में, जैसे जर्मनी, स्पेनिश, इटालियन अन्य भाषाओं के शब्दकोश तैयार किए। इटली में पुनर्जागरण युग का साहित्य। तो इसमें क्या क्या साहित्य रहा? इसमें 3 प्रमुख साहित्यकार हुए: दांते, पेट्रार्क, बोकाशियो। दांते का कार्यकाल 1265 से 1321 माना गया है। पेट्रार्क का 1304 से 1374 माना गया है। बोकाशियो का 1313 से 1375 माना गया है। तो दांते की प्रसिद्ध कवि कृति क्या है? डिवाइन कॉमेडी।
दांते की प्रसिद्ध कृति डिवाइन कॉमेडी है। इस कृति को दांते ने क्लासिक भाषा है, शिक्षित वर्ग की भाषा, लैटिन भाषा में, बल्कि उनकी जन सामान्य की भाषा इटालियन में लिखा। तो कौन से इटालियन भाषा में इसको लिखा गया। और दांते की प्रमुख कवि प्रकृति कौन है, डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी में मृत्यु के बाद जीवात्मा की स्थिति का वर्णन किया गया है, जब उसे नर्क, पाप मोचन स्थल एवं स्वर्ग की यात्रा करनी पड़ती थी। सती तौर पर इस महाकाव्य की विषय वस्तु धार्मिक एवं मध्यकालीन, लेकिन मनोभावना की दृष्टि से इसमें मानवीय चेतना, आधुनिक युग के अनेक तत्व से अपने सुख दुख के लिए मानव स्वयं उत्तरदायी होना, मानवीय प्रेम की महत्ता। तो इसमें कहा गया है कि इसे दांते को क्या कहा है, इतालवी काव्य का पिता भी कहा जाता है ना। तो इन्होंने सबसे इनकी दांते की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी, डिवाइन कॉमेडी। तो इन्होंने क्या लिखा कि मृत्यु के बाद क्या क्या कहाँ कहाँ यात्राएं करनी, जीवात्मा की स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। फिर है इन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी है, रेनेसा इन इटली, इटालियन लिटरेचर। तो यह पुस्तक जे सिमंडसन के शब्दों में लिखा है कि प्रतीकात्मक दृष्टि से डिवाइन कॉमेडी का विषय इस अर्थ में मनुष्य को अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुपालना की प्रक्रिया में गुण और अवगुण के आधार पर पुरस्कार या दंड का भागी बनाया गया है। हेनरी एस लुकस द रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन के अनुसार यद्यपि दांते के विचार मध्यकालीन थे, लेकिन आगामी शताब्दियों में आने वाले मानववादियों के लिए दांते ने एक शक्तिशाली प्रभाव स्रोत का काम किया। कुछ विद्वान पुनर्जागरण का आरंभ दांते से नहीं बल्कि पेट्रार्क से मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार दांते की रचना में धार्मिक तत्व प्रमुख है। लेकिन अनेक विद्वानों की मान्यता है कि पुनर्जागरण का आरंभ दांते से ही मानना चाहिए, क्योंकि उनकी रचना डिवाइन कॉमेडी का विषय प्रतिपादन धार्मिक होते हुए उसमें मानववादी तत्व, नवीन चेतना के सूक्ष्म सूत्र विद्यमान हैं। तो इटालियन कवि दांते मध्यकालीन लेखकों में अंतिम महानतम था, लेकिन साथ ही नवीन उषा का उद्घोषक भी था, मतलब पुनर्जागरण का उद्घोषक करने वाला भी था। पेट्रार्क 1304 से 1374 को मानववाद का प्रणेता माना जाता है कि उसने पहली बार अपने साहित्यिक चिंतन रचनाओं में पारंपरिक धार्मिक चिंतन के स्थान पर लौकिक विषयों को आधारभूत बनाया, जिनकी केंद्रीय ध्रुवी स्वतंत्र कर्मशील मानव था। मतलब पहले जो भी ग्रंथ होते थे, जो लेखकों द्वारा रचनाएं की जाती थी, उसमें धार्मिक विषयों का चिंतन किया जाता था। पेट्रार्क द्वारा पहली बार पारंपरिक चिंतन के स्थान पर लौकिक विषयों को आधारभूत बनाया, एक स्वतंत्र मानवशील कर्म की विशेषताएं बताई गई। पेट्रार्क द्वारा इतालवी भाषा में लिखे गए सानेट्स टू लोरा, लोरा के नाम से संबंधित गीतिकाएं लौकिक प्रेम की मानवीय अनुभूतियों का एक मार्मिक अनूठा दस्तावेज है। तो कौन सी पुस्तक लिखी गई, सानेट्स टू लोरा। तो इसमें लोरा की संबंधित गीतिकाएं लिखी गई हैं। प्रेम का यह सहज मानवीय चित्रण बाद के लोगों ने एक आदर्श बन गया था। पेट्रार्क द्वारा प्रयुक्त सानेट गीतिका या लघु गीत काव्य का नाम काव्य विधा की बात कवियों में बहुत लोकप्रिय था। पेट्रार्क की अन्य कविताएं एवं गीतिकाओं में जीवन के अन्य पक्ष भी मुखरित हुए, जैसे प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य, इटली के प्रति देश प्रेम की भावनाएं। पेट्रार्क धर्मनिरपेक्ष चिंतन यूनानी एवं लैटिन में लिखे गए प्राचीन क्लासिकी साहित्य के प्रति उसकी गहरी रुचि थी। कहा जाता है कि उसने मानववाद को इसी क्लासिकी साहित्य से ढूंढ निकाला था। पेट्रार्क ने क्लासिकी साहित्य के पुराने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज संग्रह में बहुत समय व्यतीत किया। उसने रोमन के इतिहास के 31 प्रमुख व्यक्ति जीवनियों पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी, लाइव्स ऑफ इलस्ट्रेशन मैन। इसके अलावा उन्होंने प्राचीन क्लासिकी लेखकों होमर, लिवी, ओविड, सिसरो, वर्गिल और सेनेसा के नाम से संबंधित अनेक पत्र लिखे, जो फेमिलियर लेटर्स के नाम से प्रकाशित हुए। तो पेट्रार्क को मानववाद का जनक माना जाता है, और सानेट्स टू लोरा ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है। फिर अगले हैं बोकासियो, 1313 से 1375। पेट्रार्क का मित्र एवं शिष्य था। उसने इतालवी गद्य का जनक माना जाता है। जैसे कि दांते को इतालवी काव्य का जनक माना जाता है, बोकासियो की श्रेष्ठतम रचना डेकेमेरोन है, जो कि 100 कहानियों का एक संग्रह है। ये नवीन शैली में लिखी गई प्राचीन शौर्य रोमानी प्रेम कहानियाँ हैं, जिनके वर्णन में धार्मिक आडंबर, खोखले मध्यकालीन जीवन मूल्यों, सामंतों के दमपूर्ण हास्यात्मक विचारों पर तीखे कटाक्ष किए गए हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि बोकासियो की श्रेष्ठतम रचना डेकेमेरोन मानी गई है, जिससे दांते को इतालवी काव्य का जनक माना जाता है। तो इतालवी गद्य का जनक किसे माना जाता है, बोकासियो को माना जाता है। इन्होंने नवीन प्राचीन शौर्यपूर्ण रोमानी कहानियों का वर्णन इसमें किया है। बोकासियो को पेट्रार्क के बाद क्लासिक साहित्य का दूसरा उद्धारक माना जाता है। पेट्रार्क यूनानी भाषा नहीं सीखवाया, लेकिन बोकासियो ने यूनानी भाषा सीखी। इस भाषा के प्राचीन साहित्यिक विशेषताओं की ओर लोगों को
ध्यान आकर्षित किया। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण हुए हैं निकोलो मैकियावली, 1469 से 1527 का नाम विशेष उल्लेख है। मैकियावली द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, डिस्कोर्सस, द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार आदि पुस्तकें फेमस है। मैकियावली पुनर्जागरण का उनका पहला लेखक था जिस स्पष्ट शब्दों में राज्य के धर्मनिरपेक्षीकरण की बात की। उसने अपने ग्रंथों में पोप एवं धर्माधिकारियों की बड़ी तीक्ष्ण आलोचनाएं की। मैकियावली की पुस्तकों में सर्वाधिक लोकप्रिय द प्रिंस, जिसने व्यवहारिक राजनीति का एक अनूठा ग्रंथ माना जाता है और इस ग्रंथ के अनुसार राजनीति में नैतिक आदर्शों और साधनों की पवित्रता का महत्व शून्य प्राय है। राजनीतिक सफलता के आधार पर अवसरवादिता, व्यवहारिक कुशलता और मनोवादिक चातुर्य है। और मैकियावली को आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है। तो ये इटली में जो पुनर्जागरण का साहित्य है उसका उल्लेख किया गया है। इसमें 3 प्रमुख थे, दांते, पेट्रार्क और बोकाशियो। दांते की प्रसिद्ध कृति डिवाइन कॉमेडी थी और पेट्रार्क की सानेट्स टू लोरा थी। इस तरह इसकी विशेषता, इसके अलावा इटली के मैकियावली और आज इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रिंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस आदि है। और बोकाशियो की श्रेष्ठ रचना डिकेमेरोन है, जो कि 100 कहानियों का संग्रह है। उसमें नवीन शैली का विकास हुआ। तो ये हो गया। अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इटली में पुनर्जागरण युग का साहित्य। तो ये यहाँ इसमें आज मैंने इटली में पुनर्जागरण युग का साहित्य का वर्णन किया है। अगला हम इंग्लैंड में पुनर्जागरण का साहित्य अगले यूट्यूब जो रिकॉर्ड होगा लाइव उसमें किया जाएगा।